तो कौन सा आर्टिकल था लास्ट 16 नहीं 15 है। देखो आर्टिकल 16 ये बुक रख के लिख ऐसे रख हाँ। हां रोज रख के लिखोगे चलेगा, रख ही लोगे तो नहीं चलेगा। नहीं इतना हिम्मत नहीं है मेरे पास कि यहाँ से ले जाके रख दूं। आर्टिकल 16 लिखिए। ये लिखा है आर्टिकल 16 रोजगार का सभी को समान अवसर। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। उसी में आगे पढ़ लेना, राज्य इस 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म जलज कल लिखाया था, धर्म जलज प्लस उद्भव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उद्भव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और प्लस कौन सा आधार था? ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, निवास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही लिखना 16(3), ठीक है, उसी में ही 16(3) लिखो। राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। हाँ मां, क्लास चालू कर देगा। निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, ठीक है। निवास को अंडरलाइन करो और उसी के नीचे पॉइंट मारना, स्टार मार डाल के लिखना, स्टार मार। लेकिन इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार, इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, पार्लियामेंट, ठीक है, संसद को है। संसद को अंडरलाइन कर लेना। संसद को है। ठीक है।
ऐसे ये केस था। आर्टिकल 371 जे के तहत कर्नाटक को विशेष प्रावधान मिला हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 371 जे ऐसी बहुत सारा ABCD EFG IJKLM बहुत सारे हैं, उसमें 371 जे आगे याद कराऊंगा। स्पेशल प्रोविजन जो मिले हुए हैं, जे से ज्यादा नाटक मत कर करके रिलेट किया था, ज्यादा जे से ज्यादा और नाटक से कर्नाटक, ठीक है। तो 371 जे याद रखना कर्नाटक है, फिर आगे लाइन से बताऊंगा याद हो जाएगा। तो कर्नाटक में तो क्या किया हुआ, हैदराबाद कर्नाटक हैदराबाद रीजन है, कर्नाटक में कर्नाटक हैदराबाद रीजन है। वहाँ के लोगों को रोजगार में अवसर दिलाने के लिए क्या रिजर्वेशन वगैरह दे रहे थे, ठीक है। किसके आधार पर, निवास के आधार पर, ठीक है। ज्यादा प्राथमिकता वहीं के स्थानीय निवासियों को दी जा रही थी। तो एरिया तो आ गया कर्नाटक के अंतर्गत, तो ऐसा नहीं कि कर्नाटक विधानसभा इससे रिलेटेड कानून बना देगा, ठीक है। वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना देगी, ऐसा नहीं, ठीक है। कौन बनाएगा, संसद बनाएगा सर, ठीक है। कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, केंद्र बनाएगा, ठीक है। उसका एक मैं उदाहरण भी दिया था कि यार जैसे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे को ही बोल दिया जाए आपस में बंटवारा कर लो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कौन करेगा, पिताजी करेगा, ठीक है। वैसे पिताजी करेगा, संसद करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल में लिखना, एग्जांपल कर्नाटक हैदराबाद रीजन, कर्नाटक हैदराबाद रीजन कर्नाटक हैदराबाद रीजन में सर क्या बोल रहे हो, हैदराबाद की बात? रीजन REGION क्षेत्र, कर्नाटक हैदराबाद रीजन। गुणधर्म आ रहे हैं आपको, गुणधर्म आ रहे हैं आपको। कर्नाटक हैदराबाद रीजन में क्या ये तो पता है, रीजन में हाँ। कर्नाटक के राज्यपाल को, राज्यपाल मतलब गवर्नर, कर्नाटक के राज्यपाल को गवर्नर। अब बोलोगे आपको हिंदी टर्म याद रखना कि इंग्लिश टर्म, ठीक है। दोनों टर्म याद रखना, जो टर्मिनोलॉजी है दोनों याद रखना, ठीक है। जैसे राज्यपाल बता दिया और यहाँ पे गवर्नर बताया, तो बैठिए 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 बैठिए। ठीक है, कथा सुनने ठीक है। तो राज्यपाल बताया तो उसका वहां पे गवर्नर भी आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। बाद में फिर गवर्नर बोलूं तो समझ जाना राज्यपाल, और राज्यपाल बोलूं तो समझ जाना गवर्नर। लेकिन बीच में मैं बोलते रहूं और बीच में टोक के ट्रांसलेशन नहीं पूछना, ठीक है। क्लियर? 6 महीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए, समझ आ गया कि खिचड़ी हो गई, सही टाइम पे पहुंचे हो ना। ठीक। तो 371 जे कर्नाटक के क्या बता रहा, कर्नाटक हैदराबाद रीजन में कर्नाटक के राज्यपाल को शक्ति है कि वहां सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे सकेगा, ठीक है। सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे सकेगा। अब नीचे ब्रैकेट में लिख लेना 98th CA, ठीक है। 98th CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब उसको आप हिंदी में सा लिख सकते हो, संविधान संशोधन 98th CA, दीदी CA बोले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
2013 का कानून है। ठीक है 2013 भी आगे 2013 होता है 17 है। एक मिनट रुको। ठीक है 2013 हाँ केस का क्या केस डिस्कस कर रहे थे ना केस से रिलेटेड हाँ वही क्या नाम से केस वर्सेस नहीं बता विष्णु को बोले थे बात वापसी आपके लिए कल स्पेशल इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया था आप मिस कर दिए। आप लिखे हो ना नोट्स इंग्लिश में सर इधर वर्मा सर जी सर हाँ लिखा हूँ। इंग्लिश लिखो ले लीजिएगा अभी नोट्स पूरा लिखा है। ठीक है ठीक है 98 संविधान संशोधन 2013 इसमें क्या किया गया कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को वहाँ के गवर्नर को पावर दिया गया कि वहाँ से वहाँ के लोगों को कहाँ के लोगों को तो कर्नाटक हैदराबाद रीजन के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दे सकते हो आप उनको छूट मिलेगी उनको पावर दी गई। ठीक है लेकिन इस संबंध में कानून कौन बनाया अब 371 जे लाया गया मतलब संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया 98 संविधान संशोधन किया गया मतलब संसद के द्वारा किया गया संसद के द्वारा किया गया तो संसद के द्वारा किया गया मतलब पावर किसके पास रहता होगा संसद के पास ना कि राज्य विधानमंडल। ठीक है तो संसद के पास पावर है ये बात 16(3) में देंगे। तो ये कोई केस नहीं है ये संविधान संशोधन है जो ऊपर वाला केस डिस्कस किए केस मतलब आप समझिए प्रावधान है कर्नाटक के लिए वो किस आर्टिकल से किए गए 371 जे उसका अमेंडमेंट क्या था 98 अमेंडमेंट 2000। ठीक है आर्टिकल लिख देना 98 अमेंडमेंट से आगे 371 जे तो ज्यादा नाटक मत करके याद रखते हो जैसे ज्यादा नाटक से कर्नाटक। फिर नीचे 16(4) लिखना 16(4) राज्य चाहे तो ये राज्य चाहे तो समाज के पिछड़े हुए लोगों को ठीक है समाज के पिछड़े हुए लोगों को बैकवर्ड क्लासेस को ठीक है बैकवर्ड क्लास आरक्षण दे सकता है। ठीक है आरक्षण दे सकता है रिजर्वेशन दे सकता है। वही है आरक्षण दे सकता है पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दे सकता हूँ। आगे लिख लो ब्रैकेट में सरकारी नौकरी गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है अभी क्या है पिछले वर्ग के लोग और क्या है सरकारी सेक्टर। पिछड़ा हुआ वर्ग मतलब क्या पिछड़ा हुआ वर्ग ऐसे वर्ग जिनका सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव मतलब
जैसे बहुत साल से उनको दबाया गया, ठीक है, समाज में ऊंचा स्थान नहीं मिला, ठीक है, निचला स्थान था, इसकी वजह से ना उनको पढ़ने का अवसर मिला, ठीक है, ना नौकरी पाने का अवसर मिला। तो अगर पढ़ने का अवसर नहीं मिला तो आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला, आगे नहीं बढ़े होंगे तो सरकारी नौकरी में उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ग के लोगों को क्या दिया गया, आरक्षण देने का प्रावधान किया गया 16(4) में, मतलब अल्टीमेटली बोलो 16(4) में रिजर्वेशन है, ठीक है। ST SC OBC को जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है इसी में ही है, ठीक है। अब आर्टिकल 340 एक और है संविधान में, आगे चल के पढ़ोगे, अनुच्छेद 340, उसमें पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए आयोग बनाने का प्रावधान करता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत एक कमीशन बना सकता है बैकवर्ड क्लास के लोगों की जांच पड़ताल करने के लिए, उनकी स्थिति देखने के लिए एक आयोग बना सकता है, कमीशन बना सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 340 से बोलता है। तो ऐसे ही एक 1953 में कालेलकर आयोग बनाए थे राष्ट्रपति जी, ठीक है, उस टाइम जो भी तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कमीशन बनाए थे 1953 में कालेलकर आयोग। तो कालेलकर आयोग बनाए, उन्हें सिफारिश भी दी कि है पिछड़े वर्ग के लोग, उनको आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ठीक, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही मोरारजी देसाई आए, इंदिरा गांधी की सरकार थोड़े समय के लिए जाती है 1976 में हटती है, ठीक है, 1976 से 77 में। फिर थोड़े समय के लिए 1977-78 तक कौन था, ये मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ठीक। मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो वो भी एक आयोग बनाती है, बीपी मंडल, ठीक है, मंडल आयोग बनाते हैं, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन बनाती है। उस मंडल कमीशन ने भी सुझाव दिया कि ओबीसी को, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना चाहिए, अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण देना चाहिए। बोले ठीक है, ST SC को तो था ही रिजर्वेशन, ओबीसी को भी देना चाहिए, ऐसे बोला किसने, मंडल आयोग ने, ठीक है। मंडल आयोग ने ये प्रावधान दिया। मोरारजी देसाई की सरकार ज्यादा दिन टिकी नहीं, 1-1.5 साल ही टिकी, ठीक है, हट गई। तुरंत फिर से इंदिरा गांधी आई। अब इंदिरा गांधी चाहती थी लागू करना, लेकिन वो क्या था, किसका था, मंडल आयोग का। तो दूसरे सरकार द्वारा गठित समिति, कमेटी, उसके जो सुझाव है उसको नहीं मानी इंदिरा गांधी, ठीक है। फिर ये दबे के दबा रह गया पीछे, बहुत पीछे, ठीक है। फिर सीधा 10-11 साल बाद एंट्री होती है किसकी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की। उन्होंने अनाउंसमेंट किया वोट बैंक के लिए, कितने देखे कि ओबीसी का पॉपुलेशन कितना है, 54%, पूरे भारत में पॉपुलेशन कितना है, 54%। अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं सरकार में आऊँगा, आरक्षण दूंगा, सीधा 27%, मतलब सभी 54% लोग के लिए आरक्षण। बोले ठीक है, सीधा 100 में 54 वोट तो उधर ही गिर गए, ठीक। तो ये वोट बैंक की राजनीति खेल दी, जीत भी गए। 1990 में फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जीत भी गए, और उन्होंने फिर क्या, ये मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया, ओबीसी को आरक्षण दे दिया सीधे के सीधे 27%, ठीक है। ओबीसी को आरक्षण दे दिया कितना, 27%। और इसके सिर्फ इसमें ओबीसी वाले आरक्षण, जो अभी आप लोगों को 10% रिजर्वेशन मिला हुआ ना, वैसे ही आरक्षण जनरल को भी दे दिए गए थे। जनरल को भी आर्थिक आधार पर, जैसे अभी भी आप आर्थिक आधार पर ही दे रहे हैं, ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड सोसाइटी, या क्लासेस बोल सकते हो, इन लोगों को 10% मिला हुआ है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो उस टाइम भी आरक्षण दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, वीपी सिंह की सरकार ने आरक्षण दे दिया। तो ये 2 आरक्षण मिले हुए थे, तो ओबीसी को, और एक जो अभी वर्तमान में ईबीसी मिला हुआ ना, उनको भी 10% आरक्षण मिल गया था। लेकिन एक इंदिरा साहनी मैडम थी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1992-93, ठीक है, 92-93 में एक इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। उसने उसको चैलेंज कर दिया कि आरक्षण फिर समानता का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ये मामला चले गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, चला मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये लिया कि जो ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है वो सही है, लेकिन जो ईबीसी, जो उनको आरक्षण मिला हुआ है, जनरल कैटेगरी वाले लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, वो गलत है, ठीक है। आर्थिक आधारों पर आरक्षण देने की बात कहीं पे भी संविधान में नहीं की गई है, ठीक है। ऐसा बोलकर जो जनरल कैटेगरी वाला आरक्षण था उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन जो ओबीसी को मिला हुआ था वो बने रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मामला पहले भी बताया था, लेकिन ठीक है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन दे रहे 100% रिजर्वेशन कर दिया, ऐसा भी नहीं, 100% रिजर्वेशन कर दिया ऐसा भी नहीं, तो बाकी देने वाले कहाँ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, दे रहे हो 100% रिजर्वेशन नहीं, कितना परसेंट रिजर्वेशन, तो साफ साफ पता है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, 50% ही मैक्सिमम लिमिट है। फिर भी बोलोगे तमिलनाडु में 69%, तो हाँ दे सकते हैं, विशेष परिस्थिति रहे तो विशेष परिस्थिति, अब वो प्रूफ करना होगा विशेष परिस्थिति है कि नहीं है, ठीक है। यहीं पे केस छत्तीसगढ़ वाले मामले में बताया था, छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी वहां आए, क्या नाम है, भूपेश बघेल जी आए, तुरंत घोषणा कर दी ओबीसी का आरक्षण बना के 14 से कितना 27। फिर एसटी को ऐसी 30% रिजर्वेशन मिला हुआ है,
और एसटी के पॉपुलेशन 30% है और एज इट इज 30% आरक्षण उनको दे दिया गया, ठीक है, आधा नहीं किया है, 30 का 30 उनको आरक्षण मिल गया हुआ है, ठीक है। एससी का पॉपुलेशन है 12% उनको रिजर्वेशन दे दिया गया, ठीक है। 42 तो ये हो गया था, ठीक है, 42 हुआ कितना हुआ, 42 हुआ, ठीक है। उसके बाद ओबीसी को भी कुछ आरक्षण मिला हुआ, 14% शायद था, उसको 14 से 27 कर दिए, जितना भी था 50 पहले क्रॉस नहीं हो रहा था, 50 के बाद अब फिर जब 14 से 27 करने का प्रावधान किया गया तो क्या 50% वाला नियम टूट गया। उस टाइम भी बताया था ये बात के भूपेश बघेल को नहीं मालूम था, ठीक है, लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति खेल के चले गए, ओबीसी को तो लुभा दिए कि हाँ ठीक है आइस काका कुछ तो करिस, तो कुछ नहीं किए, बस बना दिया आपको, क्या बना दिए, सी मतलब चैंपियन बना दिया आपको, ठीक है, तो चैंपियन बना दिए। और क्या मामला चले गया हाई कोर्ट में, स्टे लग गया इस ऑर्डर पे, ये जो बोलेंगे क्या आरक्षण मिलेगा, स्टे लग गया, ठीक है। कैसी भी विशेष परिस्थिति प्रूफ करो तो नहीं कर पाए प्रूफ, जिस दिन प्रूफ कर देंगे तो हाँ लागू हो जाएगा, 50% से ज्यादा लागू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कम भी नहीं कर सकते, 30% को कम करेंगे 30% का वोट बैंक चले जाएगा, ठीक है, 30% वोट बैंक छिन जाएगा, ठीक है। तो ये था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। अब ऐसा नहीं कि हमेशा हर चीज वोट बैंक की राजनीति के लिए ही खेला जाता है, हर दाव इसी के लिए खेला जाता है, ऐसा नहीं। कोई सरकार है और वो देश के भले के लिए भी काम करती है, कब करती पता है, जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, मालूम है कि भाई अगले बार आने भी है, तो क्यों ना कुछ भला करके चले जाएगा, चाहे वोट बैंक जाएगा ना, ऐसे भी हारने वाले हैं, ऐसे भी हारेंगे, ठीक है, तो उस टाइम कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में या जिनको जीतने का लालच है तो फिर वो नहीं करते, ठीक है। तो तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, लेकिन वो क्या विशेष परिस्थिति के चलते रिजर्वेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस के बाद सर क्या तो इसमें लिखिए क्या लिखे थे लास्ट, ठीक है, उसके नीचे पॉइंट लिखिए, शॉर्ट में पॉइंट लिखिए, कहानी का सार बता दे रहा हूँ उसमें, आप समझ जाओगे, ठीक है। 64 के नीचे लिखना आर्टिकल 340, 340 आर्टिकल कितना बोले, 340 राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, प्रेसिडेंट विल फॉर्म अ कमीशन, राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, प्रेसिडेंट विल फॉर्म अ कमीशन। सर प्रेसिडेंट ऑफ छोड़ दीजिए उसको, बाद में लिखिएगा, ठीक है, दोबारा रिपीट किया ना, दोबारा रिपीट किया, और ज्यादा रिपीट करने टाइम लगेगा, छूटे तो लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में किसी का कॉपी लेके लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या आयोग बनाने का पावर है, ठीक है, आर्टिकल 340 में नीचे एरो डाल के लिखना 1953 में, मतलब उसी से संबंधित था, 1953 में काका कालेलकर कमीशन, काका कालेलकर आयोग, कि उसी व्यवस्था में कालेलकर आयोग बना हुआ था, ठीक है, 1953 में काका कालेलकर आयोग। सर 1953 को 53 ठीक है, काका कालेलकर आयोग, ठीक है। काका कालेलकर डैश करके लिखना, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश, सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन, ठीक है। अब इस आयोग बना तो 53 में, रिपोर्ट कब पेश किया, 1955 में, नीचे की वजह से उसमें पॉइंट लिख देना, 1955 में रिपोर्ट पेश किया गया, 1955 में रिपोर्ट पेश किया गया, बट ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है,
पर ध्यान नहीं दिया गया। ये लिख लेना तो पूरा कहानी समझ आ जाएगा उसके पीछे का। उसी के नीचे पॉइंट लिखना 1978 बीपी मंडल आयोग, आयोग मतलब कमीशन, डैश करके रिपोर्ट लिखना 1980 रिपोर्ट पेश किया मतलब 1980 में। लेकिन तब तक क्या है, इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसमें नीचे बिल्कुल इंदिरा गांधी ने ध्यान नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने ध्यान नहीं दिया। नीचे पॉइंट लिखना 1990 में वीपी सिंह ने मंडल आयोग, मंडल कमीशन की सिफारिशों को, सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन को लागू करते हुए ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, ठीक है, 27%। जस्ट नीचे पॉइंट लिखना है एक और, जनरल को भी आर्थिक आधार, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बोल सकते हो क्या, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेसिस पर आरक्षण, ठीक है। नीचे पॉइंट लेना चैलेंज्ड इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूओआई, चैलेंज इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूओआई 1992। ठीक है, पूरा कंक्लूजन क्या निकला उसका ये बता देता हूँ। नीचे ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर नीचे लिखो पॉइंट, ओबीसी रिजर्वेशन डैश संवैधानिक घोषित, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, और जनरल रिजर्वेशन नीचे लिखना जनरल रिजर्वेशन डैश नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, सर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नीचे कुछ बोला, उसको एरो बना के लिखना, नीचे एससी करके लिखना, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट एरो बना के लिखना। रिजर्वेशन मैक्सिमम लिमिट 50%, रिजर्वेशन मैक्सिमम लिमिट 50%, एंड नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। नो रिजर्वेशन
प्रमोशन। ठीक है, बोलोगे प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं बोल रहे, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन तो मिलता है। तो आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन मिला और इंदिरा साहनी वाले बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां उन्होंने बोला कि 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, पहला चीज उसको भी नलीफाई करने के लिए विशेष प्रावधान लाया, जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया, उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। 9 शेड्यूल पहले बताया गया था, ऐसा शेड्यूल जिसमें जो कानून को डाला जाए उसको सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये बना के डाला गया था पहले अमेंडमेंट को। ठीक है, और दूसरा जो प्रमोशन वाला बात भी बोला, उसको भी नलीफाई करने के लिए बहुत सारे एक्ट लाए हैं। ठीक है, नागराजन, उसको भी मामला में चैलेंज किया, नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे वाद विवाद हैं और उसका कहानी उधर लिखा नहीं रहा, बहुत सारे वाद विवाद हैं। ठीक है, और ना पता भी नहीं है। ठीक है, तो मामला फंसते रहते हैं यहाँ पे, कभी इसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, फिर पार्लियामेंट एक कानून लाके उसके नलीफाई करने का प्रयास करता है, तो ये चल रहा है। फिलहाल नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता है ST/SC को? मिलता है। ठीक है, लेकिन प्रमोशन में नो रिजर्वेशन किसके तहत बोला गया? इंदिरा साहनी वाद के तहत। ठीक है, उसी के नीचे पॉइंट लिखना, तमिलनाडु डैश करके 69% रिजर्वेशन, 69% रिजर्वेशन। ब्रैकेट में लिखना 76 CA, 76 CM CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 1935 मतलब 76वें संविधान संशोधन 1935 द्वारा तमिलनाडु को 69% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, देने का प्रावधान किया गया और उस कानून को 9 शेड्यूल में डाल दिया। ठीक है, आगे लिख देना, इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल। नौवीं अनुसूची में डाल दिए गए। ठीक है, इतना लिखें। अब इसमें नीचे में स्टार मार्क डाल के लिखना, 9 शेड्यूल डैश करके। नौवां अनुसूची क्या होता है? ठीक है, क्या है नौवां अनुसूची? 9 शेड्यूल डैश करके लिखना। किसी कानून को इसमें शामिल कर दिया जाए, किसी कानून को इसमें शामिल कर दिया जाए तो न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, न्यायपालिका पब्लिक जुडिशरी में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, चैलेंज नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता या दिया जा सकता।
ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन ढूंढता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? वर्तमान स्थिति क्या है, पूछे कि संविधान संशोधन नोमिनल सूची में बोल दिया, मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उसको समझ लो, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू उसका पुनर्लोकन नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट हाथ ही नहीं डाल सकता उसमें। लेकिन एक केशवानंद भारती वाला मामला आता है 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है। उसमें यह निर्णय लिया गया कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, कहीं पे भी किया जा सकता है, ठीक है। इवन प्रियम्बल में भी किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं होगा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। और अगर ऐसा कोई एक्ट आता है जिससे फंडामेंटल स्ट्रक्चर या मूल ढांचा, ठीक है, मौलिक ढांचा वो हिलता है, ठीक है, वो इफेक्ट होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को रद्द भी कर सकती है। ऐसा केशवानंद भारती वाले मामले में बात सामने आई थी, तो यहाँ पे भी लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे केशवानंद भारती मामले का इस संदर्भ में जिक्र नहीं करेंगे, लिखो पॉइंट नीचे स्टार मार डाल के, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, ठीक है। 24 बैकअप में 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973। सर 19 कितना बोले? 1973। इसके आगे डैश कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला संसद मतलब पार्लियामेंट, ठीक है, संसद अमेंडमेंट कर सकती है, बट फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका आर्टिकल 16 का था, ठीक है। अच्छा 16 नहीं, 16(6) भी लिखना आगे, 16(6). 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन फॉर EBC, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना 103rd अमेंडमेंट 2019, उन्नीस 103rd अमेंडमेंट है, 103 2019, अभी मोदी जी वाला, ठीक है। अब लिखना आर्टिकल 17 का तरह क्या किए थे, क्या था बताओ? छुआछूत, बस उसमें अनटचेबिलिटी लिख लेना, अनटचेबिलिटी ऑब्लिक छुआछूत की समाप्ति, इतना लिखना समझ आ जाएगा। सर अनटच एबिलिटी, अनटचेबिलिटी,
तो ये इसके बेस पे कई सारे एक्ट बने थे, बताया था सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, ST/SC अत्याचार क्या बोलना चाहिए, अत्याचार निवारण अधिनियम। तो ST/SC के लिए जो उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए प्रावधान लाया गया था, कानून बनाया गया था। इसका आधार आर्टिकल 17 ये संविधान का अनुच्छेद 17 है, ठीक है। बस आर्टिकल 17 में इतना लिखना और उसके बेसिस पे 2 एक्ट बने उसको लिखना है, ठीक है। 17 करके ऐसा लकीर करके करो। पहला सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। नाइनटीन 55 और ST/SC एट्रोसिटी ATROCITY एट्रोसिटी एक्ट 1989। एट्रोसिटीज एक्ट को बोलते हैं अत्याचार निवारण अधिनियम और सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट को बोलते हैं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम। एट्रोसिटीज मतलब होता है अत्याचार, वहां से वो कब भी याद कर लेना, एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आर्टिकल 18 डैश करके एबॉलिशन ऑफ टाइटल, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। ठीक है, एक्सेप्शन लिख लेना आपको बाद नीचे एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको। सेना और शिक्षा संबंधी, ठीक है, सेना और शिक्षा संबंधी, सेना और शिक्षा संबंधी। ठीक है, ये क्लियर हो। कल पीएमएल देख लेना, कल किताब नहीं मिल रही थी तो क्वेश्चंस नहीं देगा। पछताना पड़े हो ना। मत पलटो उधर। IAS का क्वेश्चन UPSC का, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न डैश 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 बीच में लास्ट में गैप कर दिया था। संविधान सभा में आज इतने दिनांक को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अध्यापित करते हैं। कौन सा डेट मेंशन था बताइए? 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की मतलब इंडियन रिपब्लिक की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? मतलब उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था प्रीएम्बल के कंटेक्स्ट में, ठीक है।
अब उसमें दिया लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पीएचडी दिया था, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब उसका आंसर आपसे कैसे बन जाएगा, किसी में पूरा पीएचडीएलजी दे दिया, प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, सेकुलर, ये सब जो बताया था पीएचडीएलजी, ठीक है, वो पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। लेकिन मैं बताते कुछ बातें बाद में जोड़ी गई थी, इस्पा, समाजवादी पार्टी, तो पीएचडीएलजी को दिया हुआ है, ठीक है, तो एक पूरा पीएचडीएलजी क्या बनना चाहिए, सर बाद में लिखिएगा, क्या दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होगा ना, समझा करिए, ठीक है, क्या बार बार कॉपी लेना, तो जिस टाइम वो देख सकते हैं उस टाइम उनको डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, तो लास्ट में करिएगा, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को नुकसान नहीं करना, ठीक। तो पीएचडीएलजी वाला पॉइंट दिया हुआ, लेकिन क्या उसमें दो चीजें मेंशन थी, पीएचडीएलजी एक एस मेंशन था और एक पी, ये दोनों क्या थे, बाद में जुड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो आंसर लिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये लिया आंसर। आप देखते पीएचडीएलजी मार देते, ठीक है, लेकिन मैंने पॉइंट बताया था कि इस को बाद में जोड़ा गया था, तो देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी को छोड़ दिया, ठीक है, फिर समझ पी मतलब पंथ निरपेक्ष छोड़ दिया, या पंथ या धर्म निरपेक्ष आए तो, ठीक है, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसको लिया हुआ है। ऑप्शन दोनों था, आपको ध्यान रखना, इसलिए अलग से मेंशन किया कि 26 जनवरी 1950 को क्या स्थिति थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है, मतलब किससे रिफ्लेक्ट होता है, बोल रहा है जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनाई गई थी, जो बना रहे थे संविधान, ठीक है, उनमें उनका जो विचार थे, उनके जो थॉट्स थे, ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, इसमें रिफ्लेक्ट होता है। ऑप्शन है उद्देशिका मतलब प्रियम्बल, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, एक ही ऑप्शन चुनना है प्रियम्बल में, ठीक है। प्रियम्बल बताते बताया था, ये पूरा भावनाएं प्रदर्शित करती कि भारत राज्य कैसे होगा, उसको कैसे बनाना है हम लोगों को, पूरी हम भारत के लोग भारत को क्या बनाने के लिए पूरा मेंशन है वहां पे, ठीक है, क्लियर। ये भी यूपीएससी का 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2017। फिर यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृता की उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। मैं बोला था उसको याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछा हुआ है, ऑर्डर पूछा हुआ है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व होगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के न्याय मिले थे, कौन सा न्याय, 4 न्याय, ठीक है, कैसा जस्टिस, 4 जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो पहले यही न्याय है। उसके बाद स्वतंत्रता, वर्गवा स्वतंत्रता, देन समानता एवं भ्रातृत्व, ये बाद में दिया हुआ है, ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व मतलब ब्रदरहुड, ठीक है, आगे मेंशन है फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड बोला जाता है इंग्लिश में, क्लियर। फिर बिहार पीएससी का क्वेश्चन है, जमाने के लिए पीएचडीएलजी को जमाने के लिए वर्तमान स्थिति, जब अलग से मेंशन करते 26 जनवरी 1950 उस टाइम क्या था तो अलग, अभी वर्तमान में क्या था तो अलग, ठीक है। कभी कभार वो जैसे वर्ड यूज हुआ है पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष के जगह धर्म निरपेक्ष दे देगा इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में वैसे के वैसे वर्ड रहता है, और प्रभुत्व संपन्न को सार्वभौम लिख देता है, सार्वभौम, ठीक है, तो वो वर्ड समझ जाना, एक ही मतलब होता है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुए। 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जुड़ा गया, इस पावर बता दिया था, दे सकते हो, समाजवादी, और उसमें 3 में से कोई 2 भी दिया हो तो ले लेना ऑप्शन, ठीक है, सभी दिया हो तो सभी लेना। समाजवादी कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया तो 42nd में, ठीक है, सोशलिज्म में, फिर सारे वही सारे क्वेश्चन रिपीट है। फिर पूछा कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, Which word was not included in 1975 in Indian Constitution, ठीक है, या प्रियम्बल में कौन सा नहीं जुड़ा था तो बंधुत्व, फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड था क्या, संप्रभु मतलब संप्रभु, सॉवरेन, प्रभुत्व संपन्न, समानता, अखंडता, कौन सा नहीं था 1975 में, अखंडता नहीं था, इस बार जोड़ा गया था 1976 में, तो 75 में नहीं जोड़ा गया होगा, ठीक है। अब बनेंगे सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे, एक बार बना के देखना, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन है,
इसमें से 43 में से आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ 10 मिलेंगे, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीटेड है, बस उसको घुमा फिरा के पूछता है। जैसे 1976 में बताया स्पा वर्ड जोड़ दिए, तो पहले कौन कौन से जुड़ा ये पूछता था, अचानक से ये पूछ दिया था इस 1975 में कौन सा नहीं जुड़ा था, तो 1976 में जुड़ा था वो मालूम रहेगा, 1975 में नहीं जुड़ा था वो मालूम चल जाएगा, तो बस घुमाता है। बाकी कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो बन जाएगा। इसमें मैं बोला प्रीएम्बल कैसे इट इज वो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। इतना देखो देखो ऐसे समाजवादी है, ऐसे समाजवादी, ठीक है, सोशलिज्म। इसे पंत मिर्च उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर, इसे अखंडता, तो हिंदी से इस पावर वर्ड जुड़ा है, ठीक है। सेंट्रल को पता है, सेंट्रल वाला है ना, सेंट्रल का पता है उसका नाम। कहाँ तक लिखे? 16 से 17 नहीं 16 पूछे तो मैं, ठीक है। आर्टिकल 19 लिखिए। आर्टिकल 19 से 22 हेडिंग डालना, पहले एक शॉर्ट हेडिंग डालना 19 से 22। राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार ना हिंदी में 19 से 22 है, टोटल 4 आर्टिकल। सर राइट्स ऑफ इक्वालिटी और क्या बोले, राइट टू फ्रीडम, वो राइट टू इक्वालिटी कहाँ से सुनिए सर? इक्वालिटी लिबर्टी, आगे बैठो। अब लाइन से लिखते जाना। आर्टिकल 19 डैश करके लिखना, वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसमें बाहर करेगा बाहर चिल्ला। देखिए इसमें कितने आर्टिकल है 19 के अंदर? अभी 19(1), 19(2), 19(3), 4, 5, 6, ठीक है। उसमें भी 19(1) के अंतर्गत 19(1) ए बी सी डी ई एफ तक है, ठीक। तो 19(1) में तो पूरे इसकी बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। इसको बुलाओ, कौन है ये? उसको लगा, बोलो दरवाजा लगा। 19(1) में पूरी स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। अब कैसी स्वतंत्रता कैसे याद किए थे? तो मैन पार्ट के ट्रिप से पूरा लेकर आया था, 6 स्वतंत्रता लाइन से याद होना चाहिए। पहले क्या किया, मैं बोला कि चलो ठीक है मैन पार्ट जाएंगे, अपने विचार व्यक्त किया, ठीक है, भाषण दिया। तो पहला क्या, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर दूसरा क्या, बोले कि आप लोग एक काम करते भाई, सबको बुला लो, मीटिंग करा लो सबका। तो सेकंड में क्या, मीटिंग करने की फ्रीडम, ठीक है, बैठक करने की स्वतंत्रता। फिर जाने का डिसाइड हो गया, सब अलग अलग गाड़ी में जाएंगे, अलग अलग ग्रुप बना के, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फिर घूमने गए, ठीक है, घूमने गए, ठीक, फिर घूमने जाने की स्वतंत्रता। फिर पसंद आ गया मैन पार्ट, तो वहीं क्या किए, बस गए, बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। और व्यापार किए, ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीवन यापन करने के लिए कुछ तो चलाओगे, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब लिखते जाओ। अब
उसको पूरा हिंदी में लिखना, जो इसका टर्मिनोलॉजी इंग्लिश होगा उसको बता दूंगा, फिर उसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना, ठीक है। 19 एक ए, 19 का एक उसका ए, छोटा छोटा ए, छोटा ए, छोटा ए, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सर भाषण और अभिव्यक्ति बी क्या है? अभिव्यक्ति, बी ये तो कोई खत्म हो देखो, हाँ ए हो गया कुछ ये तो खत्म, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वोट बैंक इनके भी आता है, ये भी इनका भी आज पहला क्लास में। नहीं दूसरा है, दूसरा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसा हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब स्थिति को सिर्फ दुबई में संभाल सकते हैं। कोरोना की स्थिति, सर मैं मैसेज देखी तो लगा छुट्टी दे रहे हैं क्या, मैसेज किए थे ना कोविड वाला, रायपुर में हो गया करके वापस नाइट का भी लग रहा है। मैं किया था मैसेज, नहीं सर दूसरा किया। देखो दूसरा किया। कल और परसों छुट्टी बोले ना। हाँ कल की छुट्टी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। उन्नीस एक बी लिखना, अब स्वतंत्रता वर्ड बार बार नहीं लिख रहा हूँ, उसको स्किप कर रहा हूँ, सब समझ आना, क्योंकि अपन शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक एक वर्ड पढ़ना मतलब एक एक सेकंड वेस्ट करना, ठीक है। तो बैठक और सम्मेलन करने की, बैठक और सम्मेलन, ब्रैकेट में लिख लेना बिना हथियार के, बिना हथियार के, बिना हथियार के। उन्नीस एक सी में लिखना, सी में बैठक और सम्मेलन मतलब मीटिंग लिख लेना वहां पे, ठीक है। मीटिंग, मीटिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि हथियार लेके चले गए, ठीक है। सी में लिखना संगठन ऑब्लिक संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन ऑब्लिक संघ बनाने की, ठीक है। संगठन संघ होता है ऑर्गेनाइजेशन, डी घूमने फिरने की, ठीक, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ट्रैवल विद इन इंडिया लिख लेना, ठीक है। और इंडिया के अंदर, बाहर नहीं, इंडिया के अंदर ट्रैवल विद इन इंडिया, कहीं पे भी। ई था रहने या बसने की स्वतंत्रता, एफ था व्यापार की स्वतंत्रता, ब्रैकेट में लिखना ट्रेड एंड कॉमर्स, अंग्रेजी में ट्रेड एंड कॉमर्स।
ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी लिखाने का काम फिर कल करूँगा, कल के एग्जाम की तैयारी। अब पूछिएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ मेंशन है, बोलने की स्वतंत्रता कहाँ कहाँ मेंशन है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रियम्बल में है क्या? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और कौशल इसमें क्या है? विचार की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में है ये, अभी क्या लिखी? राइट्स ऑफ ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 सेकेंड, ठीक। ये बात ध्यान में रखना है आपको। और क्या बोल रहा हूँ, बिना हथियार के ही मीटिंग करना है आपको। तो बोलेंगे जब सरदार लोग जाते हैं साथ में तो कृपाण रखते हैं, हथियार हो गया। तो ये 19 एक बी का उल्लंघन ना होके 25 का पालन है, ठीक है। तो उसको फॉलो कर रहा है, क्या है 25 में, तो अपने धर्म के अनुसार, अपने रिलीजन के अनुसार लोग व्यवहार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं, अनुरूप पालन करेंगे, ठीक है। तो उसका उल्लंघन ना होके इसका पालन है। अब सूचना का अधिकार आगे केस आएगा, शायद एसपी गुप्ता वाला केस है, तो वो बोला राइट टू इन्फॉर्मेशन, उस मामले में बात बोला ये राइट टू इन्फॉर्मेशन भी, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 है, वो भी किस में शामिल है? आर्टिकल 19(1)(a) में शामिल है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे शामिल है? आप कब अपने विचार अभिव्यक्त कर पाओगे, कब बोल पाओगे, कब टिप्पणी दे पाओगे, चाहे वो सरकार के पॉलिसीज के बारे में हो, ठीक है, किसी के भी बारे में, कब टिप्पणी दे पाओगे? जब आपको जानकारी होगी, और जानकारी होगी नहीं तो कैसे दे पाओगे? तो जानकारी होने के लिए चाहिए कि आपको जानकारी मिले, और कैसे मिलता है? आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कोई भी सरकारी संस्था मना नहीं कर सकती आपको जानकारी देने के लिए, ठीक है। आरटीआई लगा दिए, जानकारी देनी पड़ेगी, 10 रुपये फॉर्म आता है, 10 रुपये देना पड़ता है, 10 रुपये शुल्क होता है, जानकारी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जानकारी मिल गई, अब आप विचार अभिव्यक्ति कर सकते हो, ठीक है। तो ये सूचना का अधिकार भी किस में आता है? आर्टिकल 19(1)(a) में आता है, ठीक है। और घूमने फिरने की स्वतंत्रता तो आगे जाके मैं मेनका गांधी वाला एक उदाहरण दूंगा, ठीक है। तो मेनका गांधी का जब पासपोर्ट जब्त किया गया, उसको विदेश जाने नहीं दिया गया, तो आर्टिकल वो 21 का उल्लंघन था, ठीक है, उसके 21 अधिकार छीने गए, आर्टिकल 21 को छीना गया, ठीक है। क्यों? विदेश जाने वाला, तो ये घूमने फिरने वाला पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना, ये घूमना फिरना मतलब भारत के अंदर, और वो मेनका गांधी कहाँ जा रही थी? भारत के बाहर जा रही थी, विदेश जा रही थी, ठीक है, क्लियर। इतने में किसी कोई समस्या हो तो बताओ, पुराना रीड करो।